का हमारा यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नए अध्याय जिसमें नरमपंथी उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 के बीच में था, उन चरणों का अध्ययन करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं तथा उन कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करते हुए चलेंगे जो एग्जाम में उनसे प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न करा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता था। अभी हम लोग चर्चा किए कि यह जो चैप्टर है नरमवादी और उदारवादी जो चरण है उससे संबंधित है। जो 1885 से लेकर 1905 के बीच का जो अवधि रहा था वह क्या रहा था, वह नरमवादी, एक तरह से कहिए उदारवादी चरण रहा था। क्यों आप देखिए कि क्या होता है, जैसे ही बंगाल विभाजन हो जाता है, बंगाल विभाजन होने के बाद किस तरह से नरम दल और गरम दल दो तरह के गुट बनकर आते हैं और उसके बाद जो क्या रहता है, जो ज़्यादा बोलबाला रहता है 1905 ईस्वी के बाद वो आपको गरम दल को देखने को मिलेगा। वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, फिर गांधी जी आ जाते हैं तो फिर गांधी युग स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले 1905 से पहले जब क्या हो जाता है, भारत अपने आज़ादी के चरण को लेकर संघर्ष करना स्टार्ट करता है, तो वह जो चरण रहता है, जो स्टार्टिंग में जो आते हैं, तो वह नरमपंथी लोग, उदारवादी चरण प्रभुत्व रहता है। तो वही 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। अब आपके माइंड में उठ रहा हुआ कि ऑप्शन बी में उग्रवादी चरण है। तो उग्रवादी चरण कब से कब रहा, तो वह रहा 1905 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक। फिर गांधी जी आएंगे दक्षिण अफ्रीका से, तो फिर गांधी युग चलेगा। फिर भारत को उसके बाद आगे फिर क्या होगा, फिर भारत को आज़ादी 1947 तक मिलेगा। तो गांधी युग 1917 के बाद देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदारवादी चरण। इस चरण को नरमपंथी चरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं, भारतीय इतिहास में 1885 इसमें प्रसिद्ध है। अब करा कि 1885 जो किस लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। तो यह बिल्कुल सही है कि वह 1885 ईस्वी में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आइए कुछ स्टोरी जानते हैं किस परिस्थिति में, कब और क्यों हुआ था। यह जो स्थापना किया जाता है यह ओलेन एक्टियन ह्यूम के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग ए.ओ. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। इनका पूरा नाम है ओलेन एक्टियन ऑक्टेवियन ह्यूम। जो क्या होते हैं, वह 1956 ईस्वी में, आपको पता होगा कि जब ब्रिटिशर्स क्या होते हैं, जब साम्राज्यवाद के उद्देश्य से उपनिवेश के रूप में भारत में जब प्रवेश करती है ब्रिटिशर्स, तो क्या होता है, बंगाल सिविल सर्विसेज होता है। उस समय जो ब्रिटिशर्स में इसकी क्या होती है, एक बहुत सर्वमान पद होता है और वहाँ से बहुत सारे लोग पढ़ाई कर कर इस बंगाल सिविल सर्विसेज में आते हैं, जिसमें सर जॉन लॉरेंस भी होगा और ये ए.ओ. ह्यूम भी रहते हैं। तो ये बंगाल सिविल सर्विसेज में आते हैं। उसके बाद 1856 ईस्वी में यह पास कर कर आते हैं, इनको इटावा का कलेक्टर बनाया जाता है। वही 1856 में आएंगे, या इटावा में जो उत्तर प्रदेश में है वहीं पर ये क्या होंगे, इटावा में कार्यरत होंगे। फिर 1857 का क्रांति होगा, उस क्रांति में यह बहुत मुश्किल से बचते हैं। कहा जाता है कि अगर ये इनको पता नहीं चलता तो वहाँ मारे जाते, क्योंकि पूरे मारे जाने के प्लानिंग बना लिया गया था इटावा में। तो यह स्त्री के भेष में, यानी महिलाओं के भेष में साड़ी पहनकर वहाँ से भाग कर गए थे। इस प्रकार से वो अपनी जान बचाया था 1857 क्रांति। लेकिन यही बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक क्या बने, एक कड़ी के रूप में नजर आए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय जो इतिहास के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना होता है वही ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। तो वही रिटायर्ड होते हैं। कहा जाता है ये जैसे ही आए थे तो इनके द्वारा बहुत सारा जो कल्याणकारी कामें किया गया था। जैसे ये इटावा में कार्यरत हुए थे तो एक अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल का अपने मुख्यालय में इन्होंने निर्माण कराया था। फिर स्कूल को स्थानीय लोगों से मिलकर लगभग 32 स्कूलों का निर्माण करवाया था, जिसमें 5683 बालक पढ़ते थे। उसमें मात्र 2 ही बालिका पढ़ती थी, क्योंकि उस समय स्त्री शिक्षा पे फोकस नहीं था, यानी बालिका शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से वो आए और ये 18 मतलब ए.ओ. ह्यूम जो है, सिर्फ कहने का मतलब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में नहीं जाना जाता। उससे पहले भी उन्होंने काफ़ी क्या हुआ, जो काम किए हुए थे, सामाजिक काम किए। जैसे हम लोगों ने भी देखा कि क्या किए, मुख्यालय पर एक सरकारी अस्पताल का निर्माण कराएं, स्कूलों का निर्माण कराएं। उसके बाद और भी मतलब कहा जाए कि एक जो बाज़ार था, एक तरह से बड़े मार्केट, व्यापारिक केंद्र के रूप में उसको बनाना चाह रहे थे। तो इस तरह से वो स्टार्ट होते हैं और फिर क्या होता है, देखते ही देखते उन्हें क्या हो जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बेमस चंद्र बनर्जी, इन सभी का सहयोग से, इन सभी के सपोर्ट से, ये सभी उनके मित्र के रूप में थे। इनसे काफ़ी उनका अच्छा प्रेम भाव था। किन से, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया, बेमेश चंद्र बनर्जी हो गया, यहाँ तक कि गोपाल कृष्ण गोखले, इन सभी से अच्छा बर्ताव था। तो इन्हीं के सोच होता है, वह सोच जो होता है, सबसे पहले 1883 ईस्वी में कलकत्ता के विश्वविद्यालय में स्नातकों के एक खुले पत्र में क्या करते हैं, भारतीय हितों के प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था के रूप में विचार को रेखांकित करते हैं। और उसके बाद जैसे रेखांकित करेंगे फिर कहाँ जाएंगे, वो शिमला जाएंगे। शिमला में बैठ के इस पूरे जो होता है इस प्रारूप को वो तैयार करेंगे। इसलिए कभी कभी हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, यह भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो पूरे तैयार करेंगे कहाँ, जब ये ह्यूम कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक
जो पत्र होता है स्नातकों को एक खुले पत्र में जो रेखांकित भारतीय हितों को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का रेखांकित करते हैं, फिर उसको तैयार करने के लिए वो वहाँ जाते हैं, जो रोस्थनी कैसल होता है वहाँ कहाँ शिमला में, जो अभी पूरे तरह से शीशे और ग्लास से काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, तो वहाँ तैयार करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के प्रयास से क्या किया जाता है, यानी कि पुणे में आयोजित किया जाता है, लेकिन पुणे में तो हैजा फैल जाता है, इसके कारण फिर मुंबई में किया जाता है। इस तरह से 27 से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किया था, स्थापना किया जाता है। मुख्य रूप से जो इनका और बोला जाता है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो किए ही किए थे, और साथ में क्या होता है, यह उसके बहुत सारे जो होता है जैसे बोलिए बहुत सारे जो सिफारिश के लिए वो इंग्लैंड भी जाते हैं, इंग्लैंड से सिफारिश भी करते हैं, और इंग्लैंड में ए ओ ह्यूम साहब जब जाते हैं तो उनके बातों को रखा भी जाता है, शांतिपूर्वक उसको माना भी जाता है। तो बहुत सारे जो अधिकार हैं दिलाने का काम ए ओ ह्यूम करते हैं। इंग्लैंड की सरकार ह्यूम साहब को सुझावों को स्वीकार भी करती थी, भारतवासियों को बड़े से बड़े सरकारी पद मिलने लगे थे। उसके बाद कांग्रेस को सरकार अच्छी दृष्टि से देखने भी लगी थी, इन्हीं के सुझावों का सम्मान करने लगी थी ह्यूम साहब, और बेमेश चंद्र बनर्जी हर सुझाव को अंग्रेजी सरकार मानती भी थी। तो इस तरह से क्या हो गया, एक तरह से एक संस्था कौन दिए, ए वो ह्यूम के सहयोग से एक संस्था तैयार होता है, जिसमें से हर एक भारतीय अपने मन की बात और अपने जो मांग होता था उस मांग को उस मंच के द्वारा रखकर क्या करते थे, मांग करते थे। तो यही है वो हम लोगों ने जाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस तरह से ए वो ह्यूम के द्वारा किया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि 1856 ईस्वी में इटावा में कार्यरत होते हैं, उसके बाद वे 1882 ईस्वी तक अपने कार्य पर रहते हैं, उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और सेवानिवृत्त के बाद ही तो निर्माण होता है, 85 में होता है, और वही 84 में अंतिम रूप से सुरेंद्रनाथ बनर्जी बेमेश चंद्र बनर्जी के प्रयत्न से स्वरूप क्या होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को आता है। ये तो हम लोग जाने। फिर भारतीय, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि अभी हम लोग चर्चा किए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो क्या रहता श्रेय रहता वो ह्यूम को जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से क्या किया जाता है, एक मंच तैयार किया जाता है, और एक ऐसा मंच तैयार किया जाता है जिसमें से भारतीय अपनी मांगों को रख सकें, और जो मंच था वह ब्रिटिशों से विरुद्ध था। ये हमेशा कहते थे कि जिस दिन भारतीय एकता और संगठन दो चीज जिस दिन ये प्राप्त कर लिया उस दिन भारत क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, और अंग्रेज देश को छोड़कर चले जाएंगे। ये उन्होंने ये बात शुरू से ही वो कर रहे थे जब वो इसका स्थापना किए थे इस संगठन का। तो वही कह रहा है, जो पहला जो संगठन का स्थापना हुआ किस तरह से हम लोगों ने देखा कि ए वो ह्यूम के नेतृत्व में तथा बेमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सभी के प्रयत्न से। उसके बाद और भी सहयोगी इसमें शामिल होते हैं, जैसे बात की जाए, लेकिन जिस समय जब स्थापना हो रहा होता है ना, सुरेंद्र बनर्जी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये जो पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में उनका भी मतलब वो भी इस चीज़ से परिचित होते हैं। लेकिन कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, तो अधिवेशन में सुरेंद्र बनर्जी उपस्थित नहीं होते, लेकिन जो पूरा जो प्रोजेक्ट बनता है, जो तैयार होता है, उसमें तो वो बिल्कुल उनको परिचित ही थे, वो जानते ही थे। और फिरोज शाह मेहता भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, दादा भाई नौरोजी, ये सभी जो होते हैं उनके मित्र होते हैं। तो वही करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है, प्रथम अधिवेशन जो होने वाला होता है 27 तारीख को हुआ होने वाला होता है पूना में, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण वहाँ से ट्रांसफ़र कर मुंबई में करवाया जाता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, तो वही जो मुंबई में हुआ था वही गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था, तो ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट में देखिए 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। अभी हम लोग चर्चा किए कि 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का तो प्रभुत्व रहता ही रहता है। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या होता है, तो आंदोलन का मुख्य ढंग ऑप्शन में है प्रतिगामी राष्ट्रवादी, संवैधानिक आंदोलन, सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण। देखिए जो 1885 से 1905 वह उदारवादी चरण रहता है, यानी कि इसमें जो मांगे होती है वह, अब देखिए प्रतिगामी का मतलब होता है प्रतिकूल, तो ऐसा नहीं है विरोध करते हैं, क्योंकि इस वक्त तो क्या हुआ था, एक ऐसा मंच तैयार किया गया था जो क्या कर सके, भारतीय अपनी मांगे को रख सके। वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के सहयोग से, जो उन्होंने उस मंच को तैयार करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। बहुत सारे जो क्षेत्र थे, अधिकार थे, वो इंग्लैंड जा कर वो क्या किए, वो अधिकारों को वो क्या किए, दिलाएं। मतलब अनेक बार इंग्लैंड गए, इस किसके लिए, सिर्फ इस भारतवासियों को अधिक से अधिक सहायता के लिए, अंग्रेजी सरकार से क्या हो, उनको ये सभी सुविधाएं मिल पाए, तो उसके लिए गए। तो वह जो होता है, वह जो उदारवादी नेताओं का जो प्रभुत्व रहता है, वह एक देखिए तीनों चार ऑप्शन में, तो एक संवैधानिक आंदोलन यह उचित लग रहा है। संवैधानिक मतलब एक क्रियाकलाप, एक अनुरूप में
एक नियमों के अनुसार, तो इसलिए संवैधानिक आंदोलन कहना यहाँ पर परिचित है, क्योंकि वो जो भी कर रहे थे वो हिंसा नहीं अहिंसा को अपना रहे थे। लेकिन फिर बाद में देखेंगे जैसे ही गर्मपंथी आएगा तो वहाँ पर अहिंसा देखने को मिलेगा, चौरी चौरा कांड, ऐसा बहुत सारे घटना देखने को मिल जाएगा 1905 ईस्वी के बाद, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 5 में देख लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो हम लोग समझ गए ना ऊपर प्रश्न क्या है, प्रतिगामी क्यों नहीं। प्रतिगामी का मतलब होता है प्रतिकूल होता है, विपरीत होता है, तो विपरीत राष्ट्रवाद नहीं अपनाए थे। सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण, प्रजातंत्रीकरण भी नहीं अपनाया गया था। एक संवैधानिक आंदोलन को अपनाया गया था। मुख्य ढंग वही था कि जो आंदोलन करने का तरीका वह शांतिपूर्ण तरीके से हो और अपने विचारों को क्या कर सके, उस मंच के माध्यम से वह सरकारों को रख सके। नेक्स्ट 5 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में की गई थी। तो यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हम लोगों ने अभी देखा कि ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से किस तरह से ए.ओ. ह्यूम, हालांकि बाद में आप देखेंगे कि बालगंगा ये क्या नाम है, ये लाला लाजपत राय है ना, लाला लाजपत राय है जो 1916 ईस्वी में ये जो एक पत्रिका होता है उसमें वो कहते हैं इसको कांग्रेस को जो है वो क्या कहकर कहते हैं, मतलब सेफ्टी बॉल्व के सिद्धांत के रूप में संबोधन कहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है आने वाले आगामी दुष्परिणामों से बचने के लिए वह क्या किया, एक सेफ्टी बॉल्व के रूप में इस तरह का वो अपना क्या क्या कवच तैयार किया। तो वो अलग है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, तो वो शहर में कहा था, होने वाला तो था पूना में, लेकिन पूना से फिर कहाँ चला गया, वह मुंबई चला गया। तो आपको ध्यान में रखना होगा जो मुंबई हुआ। अब आपको ये भी ध्यान में रखना, ये तो ये ह्यूम, बिमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उसके बाद और भी जो लोग थे जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, इन सभी के मतलब जो उपस्थित होते हैं, सुब्रमण्यम अय्यर भी होते हैं, ये सभी जस्टिस रनाडे भी होते हैं। क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। तो आपको एक बात पता होगा कि इसमें बिमेश चंद्र बनर्जी को क्या किया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। स्थापना जरूर ये हुई करते, लेकिन अध्यक्षता वह भारतीय के ही हाथों में दिया जाता, वो बिमेश चंद्र बनर्जी होते हैं, क्योंकि बिमेश चंद्र बनर्जी पढ़े लिखे और बंगाली क्रिश्चियंस वकील होते हैं, काफ़ी ज्ञानी होते हैं, इसलिए बिमेश चंद्र बनर्जी को उसकी अध्यक्षता दिया जाता है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो एडवोकेट होते हैं और एक छोटे मोटे नहीं, काफ़ी ज्ञान होते हैं, मतलब कहिए कि मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं वो। बिमेश चंद्र बनर्जी जानकार वकील होते हैं, इसलिए वो उनकी अध्यक्षता वही करते हैं पहले में। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी के हाथ में जाएगा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है, और वो उसके योग्य भी थे, क्योंकि सबसे पहली बार अगर बात की जाए भारत में जो धन का निष्कासन पर कोई आवाज़ उठाने वाले थे वो थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ तक सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों की संसदों में जाकर उन्होंने इस ओर अवगत करवाया था कि भारत में किस तरह से साम्राज्यवाद के नाम पर उपनिवेशों के तहत भारत से धन का निष्कासन किया जा रहा है। 5 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, मुंबई हो गया। दूसरी बैठक क्या हुई थी, तो दूसरी बैठक हुआ था कोलकाता में हुआ था, जिसमें दादा भाई नौरोजी उसकी अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 में, निम्नलिखित में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी। तो आइए दो टुक हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में समझते हैं कि दादा भाई नौरोजी कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी का जो जन्म होता है वह होता है ये तो ये मतलब भारतीय नहीं होते, वो पर्शियन होते हैं। पर्शिया में क्या होता है, मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा गैर मुसलमानों को जबरन मुसलमान बनाने का कार्य किया जाता, तो वहीं से वो हटकर वो भारत चले आते हैं और कलकत्ता के एक कॉलोनी में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो पारसी होते हैं और उसके बाद वहीं पर परिवार इनका पलता बढ़ता है। फिर वो व्यापार स्टार्ट करते हैं, फिर व्यापार के नाम के से जब स्टार्ट करते हैं वो कपास के व्यापारी होते हैं। तो कामा एंड कंपनी के द्वारा से वो इंग्लैंड 1855 में जाने का मौका मिलता है, और वहीं जब वो जाते हैं ना तो वहाँ की समृद्धि को देखकर वो काफ़ी स्तब्ध रहते हैं। उनको लगता है कि किस तरह से हमारा देश क्या है, गरीब है, और ये जो इंग्लैंड है इतना चकाचौंध है। तो वहीं से वो सोचना स्टार्ट करते हैं और उस ओर ब्रिटिशर्स को अवगत कराना स्टार्ट करवाते हैं, और वहीं से वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी ब्रिटिश एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया वो प्रकाशन करेंगे, वो पुस्तक प्रकाशन करेंगे, है ना, एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस तरह से वो क्या है, तो वह ग्रैंड ओल्ड मैन, क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जब वो इंग्लैंड जाते हैं। आपको पता हुआ इंग्लैंड जाने के बाद फिर 1866 ईस्वी में क्या करते हैं, एक वो 1866 में ना, हाँ 1876 में कहिए, है ना, वो वहाँ जाते हैं 1876 ईस्वी में। वहाँ के संसद से चुनाव भी लड़ते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश उपनिवेश से आने वाले होते हैं ना, इसलिए ब्रिटिश उपनिवेश आने के कारण वो वहाँ के क्या कर सकते हैं, वो चयन खड़ा हो सकते थे, लेकिन वो काम ब्रिटिश में ही रख के कर सकते थे। तो वही फिर वो वहाँ जाएंगे, कहने का मतलब ये, हाँ दादा भाई नौरोजी ब्रिटिशर्स जाते हैं 1855 ईस्वी में तो चले जाते हैं। उसके बाद फिर 1886 ईस्वी में 1886 में कहिए 86 में लड़ते हैं, वो हार जाते हैं। फिर 1892 में लड़ते हैं, वो जीतते हैं। उसके बाद वो अपना उस तरह से वो वहाँ पर रखते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स भारतीय से धन का निष्कासन कर रहे हैं इस, और वह अवगत करवाते हैं। तो वही दादा भाई नौरोजी रहते हैं, और वह उन्होंने प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स भारतीयों
में जो धन का निष्कासन कर रहे हैं 3 चरणों में उन्होंने बांटा था, वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण, वित्तीय चरण। तो इन सभी को के कारण दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वीर व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट साथ में देख लीजिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो जो गवर्नर जनरल होता है, आपको ध्यान करिए जरूर, एओ ह्यूम के सहयोगिता से बनी थी। और एओ ह्यूम क्या थे, एक असैनिक, कहने का मतलब रिटायर्ड थे, रिटायर हो गए थे, तो असैनिक सेवक थे, उनके द्वारा किया गया था, क्योंकि 1882 में रिटायर किए गए थे और उसकी स्थापना 1855 ईस्वी में उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के प्रारूप से, एक प्रारूप 1883 ईस्वी में किस तरह से हम लोगों ने देखा कि तैयार किया गया था, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक पत्र के माध्यम से क्या किया गया था, इसको मतलब सभी के भारतीय हितों को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप में इसका विचारक को रेखांकित किया गया। फिर शिमला जाकर उसके पूरे प्रारूप को तैयार किए बैठकर, जो कैथल रोशनी नाम से जाना जाता है अभी वर्तमान में, उसको अभी तो हरमिट ऑफ शिमला के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो वही उसके बाद 1885 ईस्वी में कहाँ होता है, कांग्रेस, ये मुंबई में बैठक होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस गवर्नर जनरल की है, तो गवर्नर जनरल 1885 में लॉर्ड डफरिन रहता है। क्योंकि जब आपको पता होगा जब इसकी स्थापना होती है तो लॉर्ड डफरिन जो होते हैं वो काफ़ी इसको संदेहपूर्व देखते हैं, संदेह की भावना से देखते हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में होता है, क्योंकि डफरिन का शासनकाल 1884 से 88 रहता है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ अब देखिए ऑप्शन में रिपन भी है, विलियम बेटिंग भी है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रिपन जान लीजिए क्या आया था, रिपन इल्बर्ट विलिसी के शासनकाल में आया था। भारतीय न्यायाधीश को ब्रिटिश न्यायाधीश के समान अधिकार दिलाने की बात हुई तो कितना बड़ा मुद्दा उठ गया था, वो तो आप समझ ही सकते हैं ना। यहाँ तक कि भारत में रहने वाले ब्रिटिशर्स तो विरोध कर ही रहे थे, इंग्लैंड में भी इसका विरोध स्टार्ट हो गया था। फिर लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण सती प्रथा खत्म हुआ, लॉर्ड कर्जन के साथ में कर्जन हो गया, विभाजन हो गया। नेक्स्ट देखिए 18 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, आ जाइए थोड़ा समझते। तो ये विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 है, वह लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड हॉर्डिंग है, लॉर्ड रिपन है। तो देखिए ये विश्वविद्यालय अधिनियम है। तो लॉर्ड रिपन कहाँ रहे थे, लॉर्ड रिपन तो 1880 से 84 रहे थे, 1880 से 84 की बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1800 लॉर्ड लिटन कहाँ रहा था, लॉर्ड लिटन जो था 1874 से 78 था, 1874 से 78 था, 1880 से 84 रिपन रहे थे। उसके बाद कर्जन रहे थे 1899 से 1905। तो लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में क्या होगा, यह क्या होगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होगा। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है, यह क्या था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था, यह जो किया गया था, मतलब लॉर्ड वायसराय के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये जो संबंधित था, मैकाले की योजना की आलोचना करते हुए कर्जन ने क्या किया था, शिक्षा में लाने वाले परिवर्तन के उद्देश्य से राजनीतिक अधिकार से शैक्षणिक कम था। मतलब ये राजनीतिक अधिक था और शैक्षणिक कम था। कौन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी। ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो आप इसको कह सकते हैं, तो ये जो सैडलर आयोग है ना, सैडलर आयोग जो होता है, मतलब कहिए कि सैडलर आयोग जो है उसी के शासनकाल में, सैडलर से पहले आता है। सैडलर आता है आपको 1916 में आता है ना सैडलर आयोग, 1917 में आता है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग से पहले होगा जो रिले आयोग आता है ना। तो चलिए आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं विश्वविद्यालय अधिनियम। तो क्या होता है कि देखिए पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम जो होता है, यह जो है विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। अब लॉर्ड कर्जन क्या करता है, एक कहिए कि शिक्षा में सुधार हेतु, यानी लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा से संबंधित मैकाले की योजना को आलोचना करता है। जो मैकाले आता है, आयोग आता है, वह इससे पहले रहता है, मैकाले आयोग होता है। मैकाले आयोग जो 1834 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा का रूप में जो जाना जाता है, कि जो भारत में शिक्षा का जो सबसे पहले प्रारूप तैयार हुआ मैकाले का, तो उसी को क्या करते हुए, आलोचना करते हुए कर्जन शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए एक क्या करता है, मीटिंग बुलाता है, एक तरह से समझिए प्रस्ताव को भेजता है। इसमें उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारों के सम्मेलन होता है, जो शिमला में बुलाया जाता है ना। तो शिमला में होता है, इसलिए इसे शिमला प्रस्ताव के नाम से भी जाना था। वहाँ पर क्या होते हैं, शिमला में मतलब बहुत बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, सभी को उनसे शिमला में पारित प्रस्तावों पर तीखी आलोचना और बहस होता है, उसमें सभी को बुलाया जाता है। और जो इसमें जो होता है, लॉर्ड कर्जन ने भारत में गवर्नर जनरल बनने के बाद प्रशासन के सभी क्षेत्रों में और शिक्षा के भी क्षेत्रों में सुधार की पेश की थी। 1901 ईस्वी में कर्जन ने पूरे भारत में सरकार को सर्वोच्च शैक्षणिक अधिकारियों को शिमला में एक सम्मेलन में बुलाया था। सर्वोच्च सैनिक अधिकारी भी थे, बहुत सारे जो बड़े बड़े जो विद्वान थे उस समय ब्रिटिशर्स के थे, जो उन्हें भी वहाँ इसमें विश्वविद्यालय की जो स्थिति को संभाल रहे थे, उन्हें भी वहाँ बुलाया गया। फिर वहाँ पर एक तीखी बहस होती है
उसके बाद फिर क्या होता है, तीखी बहस के बाद 150 प्रस्तावों को अपनाने का बात होता है कि 150 प्रस्ताव होगा उसको अपनाया जाएगा, जो शिक्षा में लगभग हर कल्पनीय शाखा को छूता है। फिर वही 1902 ईस्वी में भारत में विश्वविद्यालय स्थिति और संभावनाओं को जांच करने हेतु उनके संविधान और काम को बेहतर बनाने के प्रस्तावों से सिफारिश करने के लिए सर थॉमस रिले की अध्यक्षता में, और वो जो उसकी अध्यक्षता किसको सौंपा जाता है, सर थॉमस रिले को, और उस रिले की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की जाती है। और इस आयोग का जो उद्देश्य होता है विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना और कार्य क्षमता को बढ़ाना, तो वही होता है, इसको सौंपा जाता है 1902 ईस्वी में। रिले के कौन सा थे, रिले थे ना, मतलब वही कहिए, रिले की अध्यक्षता में इसको क्या किया जाता है, इनको दिया जाता है। उसके बाद ये अपना रिपोर्ट 1904 ईस्वी में ये सौंपते हैं, और जैसे ये सौंपते हैं उसमें जो निम्नलिखित सिफारिश करते हैं, पहला जो बात करते हैं कि विश्वविद्यालय में जो अध्येताओं है उसकी संख्या में कमी लाना चाहिए। फिर विश्वविद्यालय में सीनेट द्वारा पारित किए गए वीटो का अधिकार दिया जाना चाहिए। उसमें कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा जो सीनेट पास होता है उन प्रस्तावों को वीटो द्वारा अधिकार किया जाना चाहिए, वीटो द्वारा अधिकार दिया जाना चाहिए, यानी कि गवर्नर जनरल के पास में आना चाहिए। यदि सरकार आवश्यक समझे तो इस संबंध में नए नियम भी बना सकता है। उसके बाद विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण करने के लिए अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया जाए। मतलब इसमें कहा गया कि और भी कि जो क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण है, फिर इसमें जो प्राइवेट स्कूल थे ना उस पर थोड़ा सा उस पर ज़्यादा थोड़ा उसको क्या किया गया, नियंत्रण में लिया गया, यानी जो भी महाविद्यालय थे अशाखीय यानी जो प्राइवेट थे उस पर सरकार का नियंत्रण और अधिक कड़ा हो गया। लॉर्ड कर्जन ने कार्य क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के नाम पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का काम किया है। यानी कहने का मतलब एक तरह से यह जो था वह राष्ट्रवादियों द्वारा इस अधिनियम का तीव्र आलोचना किया गया। ऐसा कहा गया था कि इस अधिनियम में जो है क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने का अधिनियम के रूप में इसका आलोचना किया गया था। और स्पष्ट है कि यह भारतीय शिक्षा पद्धति सुधार के उद्देश्य से नहीं बल्कि राष्ट्रवादी भावनाओं के दमन और नियंत्रण के लिए पारित किया गया था। जैसे हम लोगों ने देखा कि बताइए सीनेट ला दिया गया, यानी कि कोई भी क्या कर सकता है, सरकार आवश्यक समझे तो इस संबंध में नियम भी बना सकता है। और इस प्रकार विश्वविद्यालय में सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। फिर विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण करने के लिए अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, यानी जो क्षेत्रीय उसका सीमा है उसका गवर्नर जनरल करेगा। फिर अशाखीय विश्वविद्यालय हैं यानी कि जो प्राइवेट हैं उसका नियंत्रण अधिकार भी इसको दे दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में और रिले की अध्यक्षता में इसे सौंपा गया। 1902 ईस्वी में इसको अध्यक्षता उसको नियुक्त किया जाता है। 1904 ईस्वी में अपना रिपोर्ट को सौंपता है और उसमें निम्नलिखित सिफारिश करता है। ये सभी सिफारिश जो हम लोगों ने अभी चर्चा की। नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए ये जो होता है ना विश्वविद्यालय अधिनियम से 3-4 प्रश्न आते हैं, उन सभी की चर्चा कर लिए। पहला जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है वुड डिस्पैच। जो वुड डिस्पैच पहले तो मैकाले आया था। मैकाले 1834 में जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था, जो सबसे पहले शिक्षा को पश्चात शिक्षा और ये पारंपरिक शिक्षा पर जो बहस चल रहा था उसको लेके फिर क्लियर हुआ। तो मैकाले क्या पश्चात शिक्षा यानी कि पश्चिमी शिक्षा को अपनाया गया, अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया गया। तो वह उसके बाद वुड डिस्पैच आता। वुड डिस्पैच में हम आपको शॉर्टकट में चर्चा कर देते हैं। 1854 ईस्वी में आता है वुड डिस्पैच होता है, जिसमें यह क्या किया जाता है, यह प्राथमिक शिक्षा पर तो जोर देता है, साथ में माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को देसी भाषा में लागू करने की बात करता था, उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में देने की बात करता, साथ में स्त्री शिक्षा को भी इसमें बात करता है। तो इसमें तो क्या हो जाता, उच्च शिक्षा पर तो काम किया जाता है, लेकिन माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता वुड डिस्पैच में। अब वुड डिस्पैच के बाद आता हंटर आयोग आया था। अब हंटर आयोग हालांकि जो वुड डिस्पैच था उसमें से हम लोगों ने देखे नहीं, इसमें क्या होता उच्च शिक्षा पर प्रयास हंटर आयोग में नहीं किया जाता है, और इसमें प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर बात किया जाता है ना। उस पर जोर दिया था कि प्राथमिक शिक्षा क्या होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा अर्ध अंग्रेजी में होना चाहिए, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों मिला हुआ होना चाहिए, तथा इसको 2 भागों में बांटा, एक साहित्यिक होना चाहिए, एक व्यावसायिक होना चाहिए। तो इस तरह से 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच, 1854 के बाद हंटर आयोग 1882 ईस्वी में, उसके बाद रिले आयोग 1904 ईस्वी में, जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 था वही रिले आयोग 1902 ईस्वी में। 1902 इसलिए कहा जाता क्योंकि रिले की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन में यह अध्यक्षता किसको सौंपा गया था, वह रिले को सौंपा गया था। और जो भी विश्वविद्यालय थे उसमें सुधार हेतु जो आवश्यकता थी उसमें जिसमें सिफारिश किया गया था कि क्षेत्राधिकार क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय को गवर्नर जनरल के अधिकार में दे देना चाहिए, फिर सीनेट के द्वारा उसको पास किया जाना चाहिए, यदि गवर्नर जनरल समझे तो उसमें नया नियम भी बना सकता है। उसके बाद जो अशाखीय थे यानी प्राइवेट थे उसका नियंत्रण और कसंजा और बढ़ाया गया। तो इस तरह से इसमें कहा गया था कि राष्ट्रवादियों द्वारा कहा गया था कि यह जो था भारतीय शिक्षा पद्धति सुधार के उद्देश्य से नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों को भावनाओं को दमन करने के उद्देश्य से लाया गया था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं भारतीय सिविल सेवा
आईसीएस के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आईसीएस में चुने जाने वाले वह सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? तो ये जान लीजिए, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वह जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं उनके बड़े भाई होते हैं। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं उनके बड़े भाई होते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो भारत के राष्ट्रगान जनगण मन लिखते हैं और बांग्लादेश के राष्ट्र अमर सोनार बांग्ला, जिनको 1913 ईस्वी में क्या कहता है, साहित्यिक पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्योंकि नोबेल पुरस्कार समिति 1900 ही बैठ जाती है, क्योंकि वो अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु 1896 में हो जाता है। उनका सपना होता है क्या, अल्फ्रेड नोबेल का, कि जो है मतलब जो भी मनुष्य के हित में कल्याणकारी काम करे मानव के लिए, उन क्षेत्रों में उसे उनको उनके पैसों से क्या देना चाहिए, उनको अधिक करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। तो उसी के लिए फिर अल्फ्रेड नोबेल अपना वो विपुल संपत्ति का हिस्सा देते हैं, जिसमें फिर उसके बाद वो ट्रस्ट लेता है स्वीडिश बैंक, उसके बाद उसी के ब्याज से वो नोबेल प्राइज़ देता है, जिसमें $10 लाख एक प्रशस्ति प्रपत्र देने की बात है अभी जो मिलता है। तो इस तरह से भारतीय सिविल सेवा के जो आईसीएस चुने जाने वाले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इन्होंने 1863 ईस्वी में क्या किया था, पास किया था। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर का नाम आता, आप देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सत्येंद्र नाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्र नाथ टैगोर। अब ये देवेंद्र नाथ टैगोर की क्या भूमिका, याद करिए। देवेंद्र नाथ टैगोर वही हैं जो क्या होते हैं, जो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में क्या करते, आचार्य के पद पर नियुक्त करते हैं। क्योंकि जैसे ही क्या होते हैं जब वहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं राजा राम मोहन राय, तो उनकी मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। उसके बाद नेतृत्व तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ही संभालते हैं ना। फिर आप देखेंगे 1867 से 69 ईस्वी में इनमें भी क्या आ जाता है, बंटवारा हो जाता है। एक आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। फिर केशव चंद्र सेन वाले में भी हो जाता है। तो ये कहानी है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर का चर्चा आया, इसलिए हमने उससे वहाँ लिंक को जोड़ा, ताकि आपको समझने में आसानी हो और ज़्यादा आपको कठिन ना लगे कि क्या क्या नाम आ रहा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस थोड़ा सा जोड़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए 10 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना कौन थे? अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन में है बेमेश चंद्र बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलेन ऑक्टियन ह्यूम, महात्मा गांधी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए बेमेश चंद्र बनर्जी। अभी चर्चा किए थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया जाता है, जिसे ए ओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। ये ए ओ ह्यूम क्या थे? ये ए ओ ह्यूम थे जो बंगाल सिविल सर्विसेज के रूप में तैनात होकर, नियुक्त होकर इटावा में 1856 ईस्वी में कार्यरत हुए थे और 1867 ईस्वी तक वहाँ रहे थे। 1867 के बाद फिर जो पूरे अपने जो लाइफ में वो पूरे काम करते हैं 1882 ईस्वी, उसके बाद अवकाश ग्रहण करते हैं 1885 ईस्वी में। इनके सहयोग से क्या हो जाता है, पहले वो कहाँ जाते हैं, 1883 ईस्वी में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय होता है वहाँ पर वो एक खुला पत्र भारतीय हितों के प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्था के रूप में विचारक रेखांकित करते हैं। उसके बाद फिर वो शिमला जाते हैं। शिमला में बैठकर कोथनी कैसल के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पर बैठकर पूरा रेखा रूप तैयार करते हैं, जिसके कारण शिमला हर्मिट ऑफ शिमला के किसे कहा जाता है, इसलिए वो ह्यूम को कहा जाता है, क्योंकि वहीं बैठकर वो पूरा रूपरेखा इसको तैयार किए थे। उसके बाद फिर जो उसके जो संस्थापक होते हैं वो ए ओ ह्यूम होते हैं, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता करते हैं पहली बार वो बेमेश चंद्र बनर्जी, जो कल बंगाली क्रिश्चियन वकील होते हैं, काफ़ी जानकार व्यक्ति होते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो वही है ए ओ ह्यूम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी हम लोग चर्चा किए कि एलेन ऑक्टियन ह्यूम जो शिमला के जिस घर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, वो उसी के कारण, क्योंकि वो जो घर था रोथनी कैसल के नाम से था, अभी भी है, जिस घर में शीशा के महल के पूरा बना हुआ है और लकड़ी से है, तो यही होगा हर्मिट ऑफ शिमला। ए ओ ह्यूम को, एलेन ऑक्टियन ह्यूम को जाना था। 12 में देख लीजिए, 12 में कहा रहा है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद को? दादा भाई नौरोजी। याद करिए, दादा भाई नौरोजी पहली बार क्या होते हैं, वह जब कांग्रेस ये कपास के व्यापारी के कामा एंड कंपनी के रूप में जब वो कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। हालांकि जब जिस कंपनी को लेकर, व्यवसाय को करने को लेकर जाते हैं, पहले भारतीय रहते हैं जो विदेश में जाकर कंपनी का स्थापना करते हैं, लेकिन हालांकि 2 से 3 साल बाद वह उससे पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उससे वो क्या करते हैं, हट जाते हैं, यानी त्यागपत्र दे देते हैं। उसके बाद खुद वो टैगोर कर कर, कैपास कर कर, ये नौरोजी के पास कर कर वहाँ स्थापना करते हैं। लेकिन वो जाते हैं तो वहाँ की समृद्धि को देखकर वो चकाचौंध हो जाते हैं। वहीं से वो सोचना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से भारतीय से धन का निष्कासन किया जा रहा है, किस तरह से भारतीयों का रक्त बहाकर यहाँ धन लाया जा रहा है, और इतना अमीर हमारा देश इतना गरीब होता जा रहा है। वहीं से वो धोना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर वह उनका सोच बढ़ते जाता है। फिर वो ब्रिटिशर्स के बहुत बड़े एक समाज को अपने प्रभावों से को क्या करने, उस पर
छोड़ने में कायम होते हैं, वो अपनी ओर कर पाते हैं। फिर 1896 ईस्वी में क्या 1886 ईस्वी में वो ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे। फिर 1892 ईस्वी में 6 साल बाद फिर लड़ेंगे, जिसमें 5 वोट से जीतेंगे, जिसे नैरो मेजोरिटी के रूप में उन्हें जाना जाएगा। तो वही कहा रहा कि पहले में वही 1896 ईस्वी में क्या होंगे, ब्रिटिश संसद में जाएंगे, और जाने के साथ ही वह किस तरह से भारत में ब्रिटिशर्सों के द्वारा धन का निष्कासन किया जा रहा है, यानी किस तरह से शोषण किया जा रहा है, इस ओर जो है ध्यान दिलाने का काम ये पहली बार ही करते हैं। लेकिन इनके जो बात है उनको क्या करता, अनसुना कर दिया जाता। तो वही होता, ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित थे दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद फिर वहाँ से आएंगे। फिर 1896 ईस्वी में क्या होगा, 1896 ईस्वी में वो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनेंगे। 85 नहीं, 1886 ईस्वी में बनेंगे। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लिए दादा भाई नौरोजी। अब देखिए वहाँ से जो है ना, वो जो चुनाव लड़ते हैं 1902 ईस्वी तक रहते हैं, फिर वो भारत भी आते हैं। फिर 1906 ईस्वी में वहाँ आने के बाद 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, क्योंकि वो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। 1886 में बनते हैं, 1906 में बनते हैं, फिर 1993 ईस्वी में बनते हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए हम लोग आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनेंगे। बिल्कुल सही बात है। पहला बार हम लोगों ने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 1 साल बाद 1886 ईस्वी में। अब आपके माइंड में उठा हुआ कि उस समय कहाँ थे, तो उस समय भी भारत में ही होते हैं, है ना। उसके बाद फिर दोबारा वो इंग्लैंड जाते हैं, 1855 में जाते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, फिर वो भारत आते हैं, फिर वो अध्यक्षता भी करते हैं। इसके बाद फिर वो इंग्लैंड जाएंगे, इसी बार वो फिर इंग्लैंड भी चले जाएंगे इसी वर्ष, क्योंकि वहाँ फिर वो क्या करते हैं, वो चुनाव भी लड़ेंगे, और उस चुनाव में उनको हार भी मिलेगा 1886 में। उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, 1886 ईस्वी के बाद फिर वो 6 साल बाद फिर लड़ेंगे, जिसमें जीतेंगे। तो 3 बार रहे थे, बिल्कुल सही बात है। 1886 में रहे थे और 1906 ईस्वी में रहे थे। फिर वहाँ से क्या होते हैं, जब ब्रिटिशर्स से वापस आते हैं उसके बाद ये होता है, फिर 1993 में रहे थे। फिर प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश इन रूल इंडिया नाम पुस्तक है। तो याद करिए, प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, जब वो क्या होते हैं, पहली बार जब वो इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड की समृद्धि को देखकर वो काफ़ी चकाचौंध हो जाते हैं। वहीं से वो सोचना स्टार्ट करते हैं कि हमारा देश इतना गरीब क्यों है और यह देश इतना अमीर क्यों है। तो वह वहीं से सोचना स्टार्ट करते हैं किस तरह से भारतीय धन का निष्कासन कर रहे हैं। वह क्या करते हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े वहाँ पर राइटर होते हैं, बोला जाता है कुछ वहाँ से राइटर से भी वो मिले थे, जैसे विलियम जेनसिंग हो गया, वो भारतीय यूरोपीय समाजवाद के बहुत बड़े व्यक्ति थे। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स, इन मुद्दों से उन्होंने अवगत भी कराया था कि किस तरह से साम्राज्यवाद के कारण उपनिवेशों से कैसे धन का निष्कासन किया जा रहा है। और फिर वो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1921 ईस्वी में पब्लिकेशन करते हैं। और इसी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीय धन का निष्कासन किया जा रहा है। ड्रेन थ्योरी को उन्होंने समझाया था, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 तरीके से मुख्यतः क्या किया जा रहा है, 3 चरणों में इसको विभाजन किया था। पहला वाणिज्यिक चरण था। वाणिज्यिक चरण में उन्होंने बताया था किस तरह से एकाधिकार किया, डचों को हराया, डच को, फिर उसके फ्रांसीसियों को हराया, डच को वांडिवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को इस तरह से हराकर वो एकाधिकार स्थापित किया। तो देखिए, जो डच को हराता वह कौन सा युद्ध होता, वह होता ये होता बेतरा का युद्ध होता, फ्रांस और वांडिवास का इसमें ये फ्रांसीसियों को। तो इस तरह से वो एकाधिकार स्थापित कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे औद्योगिक चरण में किस तरह से वो ब्रिटेन में क्या हो रहा है, औद्योगिक चरण का समय आता है, यानी जो ब्रिटेन में जो बंद उद्योग थे वो क्या हो जाते हैं, वो फिर से ओपन हो जाते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं। लेकिन जो भारत में उद्योग रहते हैं वो नष्ट हो जाता है। जो क्या होते हैं, उद्योग रहते हैं, छोटे छोटे भी उद्योग रहते हैं, वह भी खत्म के कगार पे चले जाते हैं। बड़े उद्योग तो लगते ही नहीं हैं। तो इस तरह से भारत में भी औद्योगिकीकरण और ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण आता है। उसके बाद फिर वित्तीय चरण में देखेंगे कि किस तरह से रेल में निवेश करने के बाद प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, लाभ ही लाभ मिलेगा। तो इस तरह से वो 3 चरणों में उन्होंने विभाजित किया था। 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। 14 में आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि अब देखिए प्रश्न आ गया, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आखिरी समय पर पूना से बम्बई क्यों स्थानांतरित किया गया था। तो हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो तैयार तो ह्यूम के द्वारा किया जाता है, तो उसके अधिवेशन जो किया जाता है वो पूना की बात होती कि पूना में किया जाएगा। लेकिन लास्ट वक्त में उसको स्थानांतरित किया जाता है, क्योंकि पूना में हैजा फैल जाता है, और हैजा फैल जाने के कारण वह पूना से स्थानांतरित कर मुंबई चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो पूना से हैजा फैलने के कारण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का क्या होता है, पूना बदलने का विवश कर दिया जाता है, और उसकी अध्यक्षता बिमलेश बनर्जी करेंगे। और स्थापना कौन करते हैं, वो तो हम लोग चर्चा किए ही कि वो ह्यूम किस तरह से वो क्या करते हैं, भारतीयों को ब्रिटिश से अधिकार दिलाने का काम करते हैं।
हैं, वो कई बार इंग्लैंड भी जाते हैं इसके लिए, भारतीय अधिकारों को दिलाने के लिए। नेक्स्ट 15 में देखिए, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा जाता है। ये वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं जिनके द्वारा क्या किया जाएगा, द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया जाएगा, जो मुख्य रूप से ICS में जो उम्र सीमा लेकर जो विवाद हुआ था, जो उम्र सीमा से के कारण भारतीय को वंचित किया जा रहा था, उसके उद्देश्य से ये स्थापना करेंगे। मतलब जो स्थापना करेंगे उसमें मुख्य जो ये विचारधारा रहता है ये उसमें जरूर समाहित रहता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये नेशन ऑफ मेकिंग उसके द्वारा स्थापना किया जाएगा। फिर देखेंगे 1883 ईस्वी में एक अखिल भारतीय आंदोलन भी तैयार होगा इन्हीं के इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। फिर 1885 ईस्वी में क्या होगा, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में जाकर 1886 ईस्वी में विलय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 में, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में, यानी 19वीं सदी के जो अंतिम चतुर्थांश होता है, यानी 20वीं सदी कह लीजिए आप ओपनिंग में, तो कह रहा भारत में एक समान राष्ट्रीय प्रतिनिधि के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या था? देश के प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। तो बिल्कुल सही बात है कि जो भूमिका रहा था निभाई थी, देश के प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण भी रहा था। पश्चात शिक्षा का विस्तार, पश्चात माने क्या हो गया, पश्चिमी शिक्षा जिसमें अंग्रेजी हो गया, विकास शिक्षा हो गया, है ना, उस शिक्षा का भी प्रचार हो गया। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेशन, बिल्कुल सही बात है। तो परीक्षा से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 17 में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। अब करा 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तत्कालिक कारण कुछ था, क्या था तत्कालिक कारण? मतलब था वो करना और छांटना आपको कि इसमें से कौन वो तत्कालिक कारण नहीं शामिल नहीं था। तो देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है कि देखिए एक 1857 ईस्वी का जो क्रांति होता है ना, मतलब कहा जाता आगे अगर आप पूरा इस पर मंथन करेंगे तो एक तरह से लगेगा कि जो इस तरह से 1857 का क्रांति हुआ था, इस तरह से भारत में दोबारा क्रांति ना हो। ब्रिटिशर्स भी इससे भयभीत थे, वो भी काफ़ी उसमें फिर चेंजिंग आया, क्योंकि ऐसा बात तो नहीं ना सिर्फ भारतीय मरे, आप ब्रिटिशर्स भी मरे, देखिए कौन कौन मरे। फिर सर जॉन लॉरेंस भी हो गया, इनकी भी हत्या हो गई। फिर आप देखिएगा तो हैवलॉक का भी हत्या हो गया। उसके बाद देखिएगा तो ये क्या बोलता है जो वहाँ का नेतृत्व कर रहा था, निकल्सन एंड हडसन थे, ये सभी जो मैजरेक, हैवलॉक और निकल्सन, जनरल नील, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े ब्रिटिशर्स भी क्या हो गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो उस तरह से वह भी नहीं चाह रहे थे कि दोबारा ऐसा कोई क्रांति हो जिसमें बहुत जान माल की क्षति हो। तो एक तरह से वह भी था। तो अब तो वो तो बात था ही था, है ना। तो 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण यह था, अब भारतीय भी नहीं चाह रहे थे कि फिर वैसा कुछ मतलब आने वाले टाइम में हो। वो भी चाह रहे थे कि हम मतलब हमारी मांगों को, अगर कुछ मांग हो, कुछ डिमांड हो, तो उस डिमांडों को विचार किया जाए, उसको सुना जाए, है ना, ताकि उस तरह का फिर जान माल का क्षति ना हो। तो वह कारण जो था तत्कालिक कारण क्या था? तो 1818 ईस्वी का 78 अधिनियम, देखिए 1878 ईस्वी में जो शस्त्र अधिनियम लाया गया था, यह भी क्या था, एक कारण बना, क्योंकि इसमें कहा गया था, जो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लाया गया था, यानी क्या कर सकते हैं, भारतीय हथियार नहीं रह सकते, लेकिन यूरोपीय लोगों को वो हथियार रखने का अधिकार था, यानी सभी के लिए इसमें नियम समान नहीं किया गया था। लाइसेंस की आवश्यकता कर दी गई थी, खरीद व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन ये यूरोपियों के लिए लागू नहीं था, है ना। तो इसके कारण यह भी एक कारण बना। फिर ऑप्शन सी में देखिए 77 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार। आप याद करिए 1877 ईस्वी में क्या होता है, एक बहुत बड़ा अकाल आता है ना। तो अकाल तो आता है, उस अकाल को निपटने के लिए क्या हो जाता है, उस समय जो लॉर्ड लिटन होता है, इसका जब काफ़ी अवहेलना होता है, तब जाकर यह क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। उसकी अध्यक्षता में मतलब कहिए कि स्थापना करता है, उस अकाल से निपटने के लिए क्या करता है, ये स्ट्रेची आयोग होता है ना, मतलब उसका स्थापना करता है ना। तो उसमें आप देखेंगे कि जो 1870 ईस्वी में होता है, इसमें एक शाही दरबार का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? यह किया जाता है, यही लॉर्ड लिटन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से एक शाही दरबार जिसमें लगभग 3,20,000 टन, इतना लाख टन गेहूँ का क्या किया जाता है, इतना लाख गेहूँ टन का निर्यात किया जाता है। तो बताइए ये एक तरह से क्या था, एक तरह से यही दिखा रहा था ना कि मतलब इतने बड़े अकाल है, मतलब आप कहिए कि उस समय इतना लाख टन का आयात किया गया। उसके बाद जब यह ब्रिटिशर्स के क्षेत्र में पहुंच गया, लगभग 50 लाख लोग इससे क्या हो गए, मतलब इसके संकट में आ गए। तब इसका ध्यान टूटता है, जब इसकी पूरी सब जगह अवहेलना होती है,
तब यह जाकर फिर स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची आयोग होता है। तो वो बात अलग है, क्योंकि स्ट्रेची आयोग इसी के यही होता है। तो दिल्ली दरबार तो वही होता है 1870 ईस्वी में, एक दिल्ली शाही दरबार का आयोजन कर रहा था जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में था। तो ध्यान में रखिएगा, ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। फिर 1833 में इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद भी काफ़ी बड़ा कारण था। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, जिसमें एक संक्षेप इसका निष्कर्ष सही निकलता है कि जो भारतीय जो न्यायाधीश था उसको यूरोपीय न्यायाधीश के बराबर जो अधिकार देने की बात हुई थी, तो उसी का विरोध हो गया था। इसका विरोध सिर्फ भारत में तो ब्रिटिशर्स लोग कर ही रहे थे, ब्रिटेन में भी काफ़ी बड़े स्तर पर हो गया था। देखिए थोड़ा समझ लिए संक्षेप में। क्या हुआ था कि 1883 ईस्वी में एक अफवाह भी फैला था कि अगर भारतीयों के द्वारा ब्रिटिशर्स का बलात्कारित किया जाता है तो उसका सुनवाई क्या किया जाएगा, भारतीय न्यायाधीश करेगा। तो इसको लेकर ब्रिटिशर्स महिला काफ़ी विरोध करने लगी कि ऐसा कैसे होगा, वो लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो हमारे अधिकारों को रक्षा कैसे, इसको विरोध होता है। फिर इंग्लैंड में भी फैल जाता। तो ये एक तरह का अफवाह होता है, क्योंकि 1857 की क्रांति को भी लेकर भी वहाँ भी बलात्कारियों को लेकर अफवाह इस तरह से फैलाई गई थी। तो कोई भी युद्ध होता है तो कुछ ना कुछ एक अफवाह फैलता है, वो आम बात है। तो एक कारण ये भी रहा था कि उस मुद्दा को काफ़ी बड़ा बना दिया था। लेकिन कुछ इसमें स्त्री भी निकल के आए थे, भारतीय स्त्री, जिन्होंने कहा था कि आप क्या करें, ब्रिटिशर्स है जो भारतीय महिलाओं को इतना नीच दृष्टि से नहीं देखे। वो ये कहा था कि भारतीयों को इतना पढ़े लिखे कहाँ है ना। तो इस वजह से क्या हो गया, फिर बाद में इसमें संशोधित करता है, संशोधित बिल लाता है। तो 1870-80 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से इसका कोई कारण नहीं था, क्योंकि अफगान युद्ध में आपको पता होगा, प्रथम अफगान युद्ध में जब हुआ था तो इसी में क्या कहता है, इसका सिंध का भी विलय किया जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो होता है 1839 से 42 में होता है, उसी है। द्वितीय अफगान युद्ध होता है 1878 से 80 में होता है ना। तो वो अलग है, जिसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा हिंट में कर दिए कि क्या होता है। इसी में 1843 ईस्वी में क्या कहता है, सिंध को विलय किया जाता है। कौन, लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल होता है। और उस समय चार्ल्स नेपियर मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि पहले आउटरम को भेजा जाता है सिंध, लेकिन आउटरम ईमानदार होता है। फिर इसको नेपियर को भेजा जाता है, उसको हटाकर और धूर्त नीति से उस पर क्या करता है, भ्रष्टाचार का आरोप, कुशासन का आरोप इस तरह से लगाता है ना। चलिए, तो ये तो हमारा था। तो हम लोगों ने देख लिया कि तत्कालिक कारण में कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध नहीं था, बाकी के 1878 का शस्त्र अधिनियम भी था, जो 1870 ईस्वी में क्या किया गया था, जो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो शाही दरबार आयोजित किया गया था, जिसमें मतलब शाही दरबार मतलब कहा गया था, इसमें काफ़ी खर्च आया था। मतलब पूरा जो उस समय मध्य भारत था बंगाल अकाल की चपेट में था, और यहाँ पर शाही दरबार का आयोजन किया जा रहा था, है ना। तो एक चपोट में था, मतलब इसमें भी लगभग कितना लाख पैसा को खर्च किया गया था। उसके बाद गेहूं का भी इसमें हम लोगों ने देखा कि 3,20,000 टन गेहूं को निर्यात किया गया था। जब यह अकाल क्या हो गया, ब्रिटिशर्स क्षेत्रों में फैल गया, भारतीय ब्रिटिश क्षेत्रों में, तब जब संकट में आ गए लगभग 50-60 लाख लोग, तब वो क्या होता है, स्ट्रेची आयोग की स्थापना करता है तथा उस स्ट्रेची आयोग को फिर इसी के आधार पर फिर आप देखेंगे कि किस तरह से जो स्ट्रेची आयोग होता है वो सिफारिश करता है किसका, ये कि मतलब बहुत सारा एक अकाल आयोग का गठन किया जाए, है ना। एक अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिए उन्होंने बात किया था कि जहाँ पे अकाल ग्रस्त है लगान माफ़ करने की भी बात होता है। जो स्ट्रेची आयोग था वो अपना रिपोर्ट सौंपता 80 में सौंपता है। तो रिपोर्ट में बहुत सारा मांग करता है कि भू लगान जहाँ पर मतलब जो अकाल आ गया तो या तो भू लगान माफ़ कर देना चाहिए या नहीं वसूलना चाहिए, बात करता है। फिर उन्होंने एक बताया था कि 15 लाख पाउंड का एक विशेष कोष भी तैयार किया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ में सिफारिश किए थे। अकाल कोड नियंत्रण की भी बात हुई थी, इसी में कभी कभी ये भी पूछा जाता अकाल कोड। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 18 में आते हैं। 18 में करा किस भारतीय वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कह रहा है किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने का काम किया। अब कौन सा था 1880 में, याद करिए। 1880 में तो रिपन आता है, तो ब्रिटिश वायसराय के प्रारंभिक विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने का काम करता है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, रिपन भी है, लिटन भी है। तो हालांकि 1800 कौन कहिए 1878 से लेकर 80 है ना, तो लेकर 74 से लेकर 78 के आगे 80 तक में ही लॉर्ड लिटन होता है। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा ही जो काम किया जाना है वो काफ़ी असंतोषपूर्ण होता है काम, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि लॉर्ड लिटन जो 1874 से 78 बोले थे ना, हाँ वही 76 से 80 कहिए, है ना। 74-78 नहीं, 1876 से 80 तक लॉर्ड लिटन रहता है। इसी के कारण ऐसा काम किया जाता है जिसमें हम लोगों ने देखा था, क्या देखा, वर्नाकुलर पहले प्रेस एक्ट लाया जाता है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, यानी कि आप क्या कर सकते हो, बिना ब्रिटिशर्स के अनुमति से आप अखबार नहीं छाप सकते हैं। दूसरा कारण, आपको जब भी छापना है तो इंग्लिश में छापना है,
उसके बाद ही हो सकता। तो ये सभी जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे, हालांकि फिर रिपन वर्नाकुलर प्रेस हेड को हटा देता है। उसके बाद फिर इंडियन सिविल सर्विसेज की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। उसके बाद और क्या किया गया था, भारतीय सशस्त्र अधिनियम लाया गया था। भारतीय सशस्त्र अधिनियम में हम लोगों ने देखा था जो क्या होता है, 1885 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करने का एक तत्कालिक कारण भी बन जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1880 में विदेशी शासन जो भारतीय संतोष को बढ़ाने का काम किया, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। और लॉर्ड लिटन के द्वारा। रिपन को तो भारतीयों का उदारवादक के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उदारवाद के रूप में भी जाना जाता है। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद स्टैच्यूअरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी। कब किया गया था, ये 1878 ईस्वी में किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इसी समय लाया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था, तो इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के, वह 1800 अल्बर्ट बिल विवाद कहिए 1880 में ही आया था, है ना। अल्बर्ट 1880-84 में कहिए, है ना। देखिए अल्बर्ट बिल विवाद था क्या था, इसमें अल्बर्ट बिल विवाद में क्या था, इसमें कहा गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश, पहले क्या था, 2 न्यायाधीश होते थे, यानी जो नगर पंचायत होता था उसमें ब्रिटिश न्यायाधीश होते थे, जो ग्रामीण स्तर पर होते थे वो भारतीय न्यायाधीश होते थे। तो इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स यूरोपीय होते थे उनका जो है क्या करता था, कोई भी मुकदमा वो ब्रिटिशर्स यूरोपीय न्यायाधीश देखता था, लेकिन भारतीय न्यायाधीश का मुकदमा यूरोपीय भी देख सकते थे, भारतीय भी देख सकते थे, ये दोनों था। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया कि अगर कुछ मामलों में जैसे कर बात किया जाए कि क्या हो सकते थे, जो यूरोपीय न्यायाधीश को, भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय न्यायाधीश के बराबर अधिकार दिया गया, क्या नहीं, आपको यूरोपीय न्यायाधीश के केस को भी भारतीय न्यायाधीश देख सकते हैं, नहीं उस बराबर अधिकार दिया गया। तो इसका काफ़ी विरोध हो गया। इसी समय एक अफवाह भी फैल गया कि अगर भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी महिलाओं का बलात्कार किया जाता है तो अंग्रेजी महिलाओं का तो उसमें क्या हो जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मतलब अपने पक्ष को, ये तो ऐसा कहना था कि भारतीय न्यायाधीश को अगर ऐसा होगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, है ना। इसके लिए तो इसको यहाँ जो ब्रिटिशर्स महिलाएं भारत में रह रही थी वह भी सबसे पहले विरोध स्टार्ट की कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनको उसका कहना था कि वो उतने पढ़े लिखे उस योग्य नहीं होते हैं कि वो हम लोगों की न्याय दिलवा सकें, वो सही निष्पक्ष न्याय, मतलब इस तरह से भावना फैल गई। फिर ब्रिटेन में भी इसका काफ़ी विरोध हुआ। फिर उसके बाद तो एल्बर्ट बिल में उसको संशोधन बिल भी लाया जाता। तो आप एक ही तरह से जान लीजिए, भारतीय न्यायाधीश को ब्रिटिशर्स न्यायाधीश के बराबर अधिकार दिलाने के निष्पक्ष में ये क्या किया गया था, एल्बर्ट बिल हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1884 में। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इंडियन नेशन एसोसिएशन कही है या इंडियन एसोसिएशन, दोनों वही है ना। तो कभी कभी आपको भारतीय राष्ट्रीय संघ भी देखने को मिल जाएगा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ, दोनों एक ही है। यह जो संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब आइए किन परिस्थिति में भारतीय संघ की स्थापना किया था, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आइए क्या होता है, पहली बार सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में जानिए। यह सिविल सर्विसेज को देने के लिए क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, यह जाते हैं 1868 ईस्वी में जाते सुरेंद्र नाथ बनर्जी जाते हैं, ये वहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। कब, 1868 ईस्वी में। उसके बाद फिर क्या होता है, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, फिर वो पास कर जाते हैं 1869 ईस्वी में। लेकिन संयोग बस क्या हो जाता है, दुर्भाग्यवश इन पर क्या हो जाता है, एज को लेकर मुकदमा हो जाता है, सही उम्र को लेकर विवाद हो जाता है, जिसके कारण रोक लगा दिया जाता है। लेकिन फिर बनर्जी को 1871 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है, मतलब इनके पक्ष में फैसला आता है और इनको क्या कहता है, सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में सिलहट में नियुक्त कर जाता है। फिर बदकिस्मत देखिए कि 1871 ईस्वी में इनको नियुक्त किया गया सिलहट में मजिस्ट्रेट के रूप में, सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में। फिर 74 में नस्लवादी इस पर आरोप लगा दिया जाता है, यानी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। किसको लेकर, नस्लीय भेदभाव को लेकर। अब जैसे 74 में बर्खास्त कर जाता है, इसके विरुद्ध में वो क्या करते हैं, 1874-75 में इसके विरुद्ध में इंग्लैंड के न्यायालय में जाते हैं और वहाँ पर इसकी मांग को लेकर करते हैं। 2 साल वहाँ पर रुकते हैं, 1874 से 75 में रुकते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर उनको नहीं सुनता, यानी उनको इसके क्षेत्र में कोई भी डिसीजन नहीं आता। फिर वापस वो बोला जाता है कि जब वहाँ रुके थे तो एडमंड बर्क और अन्य दार्शनिक कार्यों का भी उन्होंने अध्ययन किया था, वही वहाँ से लौटेंगे। लौटने के बाद फिर वो क्या करते हैं, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में, फ्री चर्च इंस्टीट्यूट में लॉर्ड रिपन अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हैं। फिर उसके बाद 1876 ईस्वी में क्या करेंगे, वह आनंद मोहन बोस अपने मित्र के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करेंगे। तो वही होगा इंडियन नेशन। 25 सितंबर 1876 नहीं कहिए, 1876 ईस्वी में उसकी स्थापना करेंगे। लेकिन एक चीज़ कहानी है यहाँ पर, सही भी बात है वो, कि इंडियन नेशन एसोसिएशन की स्थापना से करने से पहले वो क्या हुए थे, द इंडियन लीग के साथ जुड़े थे। वही इंडियन लीग जिसकी शशिर कुमार घोष के द्वारा और शंभू चरण मुखर्जी के द्वारा 25 सितंबर 1875 ईस्वी को क्या किया गया था,
द इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। और उसमें से यह भी उसके साथ जुड़े थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और नंदमोहन बोस और नबी त्रिपाठी भी होते हैं। फिर बाद में फिर वो मतलब हो सकता है प्रश्न कभी पूछा जाए तो थोड़ा समझ लीजिए स्टोरी। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या होते हैं, अपने मित्र आनंद मोहन बोस के साथ 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। तो दोनों हम लोगों ने समझा इंडियन लीग क्या था, इंडियन एसोसिएशन क्या था। जो इंडियन लीग था शशिर कुमार घोष, शंभूचरण सिंह जो होते हैं उनके साथ मिलकर 1875 ईस्वी में स्थापना करते हैं। बाद में ये लोग जुड़ते हैं स्थापना के बाद। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपना अलग क्या करते हैं, द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर लेते हैं। फिर ये धीरे धीरे पूरे अहम योगदान निभाएगा। मुख्य रूप से जो इसकी स्थापना करते हैं, इसमें जो मांग होता है भारतीय सिविल सेवा की उम्र सीमा के विवाद को लेकर इसमें मांग को उठाया जाता है इसके तहत। तो इसमें उनका मतलब एक इस तरह से जो इंडियन एसोसिएशन होता है यह भी इसमें क्या हो जाता है, एक उसमें समाहित रहता है उद्देश्य। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे। अब इसमें ऑप्शन में खोजना है कि कौन किए थे। क्या गणेश अगरकर किए थे, बाल गंगाधर तिलक किए थे, फिरोज मेहता किए थे, दादा भाई। तो ऑप्शन में हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये दूसरे में ही करते हैं 1896 ईस्वी में। इनको क्या कहता है, ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वो पहले व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब ये चीज़ को समझते हैं और लोगों को अवगत कराते हैं कि किस तरह से भारतीय धन का निष्कासन किया जा रहा है, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश इन रूल इन इंडिया के माध्यम से। और फिर यह सिर्फ अवगत नहीं कराते हैं, ब्रिटिश की संसद में जब पहुंचते हैं तो इसके विरुद्ध वो आवाज़ भी उठाते हैं। तो दादा भाई नौरोजी हो गया 1896 में, फिर 1906 ईस्वी में बनेंगे, फिर 1993 में बनेंगे। नेक्स्ट देख लिए 23 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। नरम दलीय यानी कि उदारवादी चरण। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये लाल बाल पाल, ये क्या आते हैं, गरम दल में आते हैं, है ना तीनों। तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो वो आगे हम लोग जब देखेंगे कि उदारवादी गरमपंथी चरण जो 1905 से 1917 रहेगा, उसमें हम लोग इसका उग्रवादी चरण जिसको और भी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी भी देखिए तो बिल्कुल शांत दिमाग के ही थे, है ना। तो दादा भाई नौरोजी ये सभी क्या है, एमजी रनाडे, एमजी रनाडे वही एमजी रनाडे, याद करिए इसकी चर्चा हम लोग पहले भी हुई है एमजी रनाडे की, कि वो पहले व्यक्ति थे जो एक क्या हुए थे उस समय के, एक उस समय मजिस्ट्रेट के यानी हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट के रूप में वो पहुँचे थे एक वकालत से। तो एमजी रनाडे जब पुनः सार्वजनिक सभा होगा, फिर इन्हीं के द्वारा प्रार्थना समाज का भी वहाँ स्थापना किया जाएगा, है ना। इनके दोस्त रहते हैं आत्माराम पांडुरंग, लेकिन पुणे सार्वजनिक सभा के में इन्हीं का नाम आता है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जिन्होंने आप देखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले आगे चलकर क्या करेंगे, 1905 ईस्वी का जो बंगाल विभाजन होता है उसकी अध्यक्षता करेंगे तथा वह स्वदेशी आंदोलन का सहयोग भी करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए 24 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। 25 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे। अब नरमपंथी में नहीं थे, क्या गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी में नहीं थे। तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि नरमपंथी में गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं जो क्या होते हैं, अहिंसा के मार्ग को अपनाते हैं और ये शांतिपूर्ण कोई भी चीज़ों को मांग करने में विश्वास रखते हैं। जो 1885 का जो बंगाल विभाजन होगा उसकी अध्यक्षता यही करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तो ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। उसके बाद देखिए फिर बाल गंगाधर तिलक, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, आर.सी. दत्त, तो ये सभी क्या होते हैं, नरमपंथी नहीं रहते हैं। तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, हुआ हो जाएगा नरमपंथी नहीं थे, है ना। तो ये तो थे ही, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, आर.सी. दत्त थे, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट देखिए 26 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन में दिया मिलिट्री कमांडर थे। तो आशा करते हैं आप तो समझ में आ गया होगा ना। तो बिल्कुल असैनिक सेवक हो जाएगा, क्योंकि वो 1856 ईस्वी में क्या होते हैं, ये वो ह्यूम इटावा के मजिस्ट्रेट के रूप में आते हैं। 1867 ईस्वी तक 67 तक रहते हैं, फिर 1882 तक पूरे वो कार्यरत रहते हैं। 82 में क्या करते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। उसके बाद फिर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करेंगे। उसके बाद उसमें उसकी अध्यक्षता करने के लिए व्योमेश चंद्र बनर्जी को वो सौंपेंगे। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे, देखिए अधिकतर नरमपंथी नेता, पहले नरमपंथी नेताओं की बात की जाए तो जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ से थे, देखिए कोलकाता से थे। उसके बाद आप दूसरा आ जाइए, रमेश चंद्र दत्त कहाँ से थे, ये भी कोलकाता से थे। गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ से थे, यह भी रत्नागिरी बॉम्बे से ही थे। तो अधिकतर जो थे, आप टोटल नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर शहरी क्षेत्र से आ रहे थे। नेक्स्ट 1905 में देख लिया, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था। देखिए कर्जन का तो ऑफिशियली रूप से कहना था कि हम बंगाल विभाजन क्या कर रहे हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी अधिक है, प्रशासन को करने में, नियंत्रण करने में कठिनाइयाँ होती है, तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार से कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो आंतरिक जो था, इसका जो उद्देश्य था, फूट डालो और राज करो, यानी अब अंग्रेज हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की प्रवृत्ति थी। क्योंकि आप देखेंगे किस तरह से उनको पता था कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें क्या है, पूर्वी बंगाल के जो क्षेत्र हैं, यानी बंगाल
कि जो लोग हैं उस क्रांतिकारी राष्ट्रवादी क्रांति में उनका सबसे ज़्यादा अहम योगदान है। तो उसकी स्थिति को, उसकी कड़ी को कमज़ोर करना चाहते थे और उसको बांटना चाहते थे इस तरह से हिंदू मुस्लिम को। और इस तरह से आप देखेंगे कि बाद में क्या होता है कि मुस्लिमों को उसमें बांट कर फिर उसको प्रोत्साहन दिया जाता है कि पूर्वी क्षेत्र में स्कूल, विद्यालय, शिक्षा ये सब व्यवस्था नहीं है। जब बंटवारा हो जाएगा तो प्रशासनिक सुविधा हो जाएगा तो हम वहाँ पर उचित व्यवस्था करेंगे। इस तरह से वो क्या करता है, एक तरह से फूट डालो राज करो की नीति यहीं से वो अपनाना स्टार्ट करता है लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से उनके गठन के आधार पर क्रमवार को सजाइए। अब बॉम्बे एसोसिएशन, देखिए बॉम्बे एसोसिएशन क्या था, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए बॉम्बे एसोसिएशन जिसकी स्थापना क्या किया था 1885 ईस्वी में किया जाता है ना। तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में देखते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या है, मद्रास महाजन सभा। तो देखिए ये जो बॉम्बे एसोसिएशन होता है यह किस लिए होता है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 1885 ईस्वी में होता है बॉम्बे पर। ये बाद में आप देखेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा, उसके बाद मद्रास सार्वजनिक सभा, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, ये सभी के साथ मिलकर क्या करेंगे, वह ब्रिटिश मतदाताओं के सामने मामला को पेश करने के लिए वह एक क्या करेंगे, एक 1885 ईस्वी में इंग्लैंड में एक प्रतिनिधित्व को भेजेंगे। उसके बाद है बॉम्बे एसोसिएशन हम लोगों ने देख लिया। फिर मद्रास महाजन सभा। अब देखिए ये मद्रास महाजन सभा क्या है, देखिए मद्रास महाजन सभा जो है 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना किया जाता है। वीर रघवाचारी, बी सुब्रमण्यम और आनंद चारदू के द्वारा स्थापना किया जाता है। कब, 1884 ईस्वी में। और 1885 ईस्वी के मतलब 84 से 85 के मध्य थियोसॉफिकल सोसाइटी के सम्मेलन और मद्रास मेले के आयोजन के साथ ही प्रथम सम्मेलन भी इसका किया जाता है। और आपको पता होगा इसमें जो मांग होता है मद्रास महाजन सभा का स्थापना करने का जो उद्देश्य होता है, मांग यही होता है कि विधान परिषद का विस्तार किया जाए और उसमें भारतीय परिषदों का क्या किया जाए, प्रतिनिधियों को बढ़ावा देने की बात किया जाए और कृषकों की दयनीय स्थिति को सुधार लाने, यही मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य था। उसके बाद ये क्या था, बॉम्बे एसोसिएशन। यानी बॉम्बे एसोसिएशन जो हम लोगों ने देखा कि 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ था, इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी लिखा रहा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था ये किसके नेतृत्व में, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी मिलकर ने किया था। इसमें आम लोगों के राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, प्रशासन संबंधी सुधार करना, ये सभी इसका प्रमुख मांग होता है। उसके बाद आ जाइए इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन तो हम लोग जान ही लिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1876 ईस्वी में किया जाता। उसके पहले हम लोग ये भी जाना था कि द इंडियन लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 ईस्वी को किसके द्वारा, सुशील कुमार घोष और एक शंभू चरण सिंह मुखर्जी के रूप में किया जाता है। फिर बाद में इसमें हम लोगों ने देखा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, त्रिपाठी जी आकर इसमें शामिल होते हैं। फिर बाद में फिर अलग होकर फिर तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या करते हैं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ही करते हैं। तो क्लियर हो गया हम लोग का कि बॉम्बे एसोसिएशन हो गया। बॉम्बे एसोसिएशन 1885 ईस्वी में कि कौन थे, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंगा, बदरुद्दीन तैयब जी। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश संसद के सामने क्या करना, प्रार्थना पत्र के जरिए भारतीय प्रशासन एवं ब्रिटिश संसद के सामने क्या करना, मुख्य उद्देश्य को मांग करना है ना, प्रशासनिक के प्रति जागरूक को बढ़ाना, अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए। मद्रास महाजन सभा को हम लोगों ने देख लिया कि मद्रास महाजन में वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम के द्वारा 1884 ईस्वी में, फिर 1884 से 85 के बीच में क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता है, सब अथी का सोसाइटी का प्रथम सम्मेलन किया जाता है, जिसमें विधानसभा में विधान परिषद में विस्तार को लेकर बात किया जाता है, भारतीय प्रतिनिधि को बढ़ाने की बात की जाती है। इस तरह से क्या हो जाएगा, तो इसको क्रम से सजाना है। तो देखिए बॉम्बे एसोसिएशन तो बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा 1885 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में। तो पहले 1884 होगा, उसके बाद 1885 होगा। अब 1885 में दो आ जाता है, एक इंडियन लीग आ जाता है और एक बॉम्बे एसोसिएशन आ जाता है। तो इंडियन लीग के बारे में हम लोग को जाना था कि 25 सितंबर था, 25 सितंबर को इंडियन लीग 1885 का स्थापना हुआ था और बॉम्बे एसोसिएशन का हुआ था वो 1885 ईस्वी का। तो आप तो या तो 4 आगे होगा या तो 1 आगे होगा। क्या 4 वाला कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो 4 स्वाभाविक सी बात है। 4 क्या होगा, बाद में होगा। तो सबसे पहले 2 हो जाएगा, 2 से कौन ऑप्शन नंबर 2 है, 2 के बाद 3 है क्योंकि 84 है, 84 के बाद किसका स्थापना हुआ था, 84 के बाद हो गया 29 है ना, 29 का आ जाइए। पहला तो बॉम्बे एसोसिएशन,
मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब होता है? 84 में होता है। क्रमवार से सजाइए, तो पहले तो मद्रास महाजन सभा का ही आना चाहिए ना, क्योंकि मद्रास महाजन सभा क्या होता है? 1884 में वीर रघुवाचारी के नेतृत्व में होता है। फिर बॉम्बे एसोसिएशन 1885 में, बॉम्बे एसोसिएशन। फिर हो गया कि इंडियन लीग 1885 में सबसे, उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सुनवाई। अच्छा, उनके संगठन के आधार पर, है ना, संगठन के आधार पर सजाने के लिए कह रहा है। तो संगठन के आधार पर पहले बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा, उसकी स्थापना, है ना, उनके संगठन के आधार पर। उसके बाद हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग, और उसके बाद मद्रास महाजन सभा। चलिए नेक्स्ट में आइए 30 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम देश, प्रथम देखिए कौन करते हैं, प्रथम करते हैं बिमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, जो क्रिश्चियन वकील्स होते हैं। दूसरा करते हैं पारसी समुदाय के जो होते हैं, कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी होते हैं। और जो तीसरा होते हैं वो कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, जो मुस्लिम समुदाय से होते हैं। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि तीसरा किनके द्वारा किया था? बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में, यह होता है मद्रास में होता है। नेक्स्ट देखिए 31 में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स चुनाव की जिस भारतीय ने लड़ा था उसका नाम क्या था? तो हम लोगों ने देखा था कि दादा भाई नौरोजी। किस तरह से दादा भाई नौरोजी एक ब्रिटिशर्स के बड़े समुदाय को अपने ओर, अपने भावनाओं से, अपने ज्ञान से कहिए कि एक और करने में सक्षम हो पाए थे। तो वो 1886 में लड़ते हैं, लेकिन इसमें हार जाते हैं। फिर 1892 ईस्वी में लड़ते हैं, इसमें मात्र 5 वोट से जीते हैं, जिसको नैरो मेजोरिटी के रूप में भी जाना जाता है। और ब्रिटिश संसद में प्रवेश करते हैं। और फिर वो किस तरह से प्रवेश करते ही जो भारतीयों से धन का निष्कासन किया जा रहा है, भारतीयों का जो शोषण किया जा रहा था, वो भारतीयों से किस प्रकार से उसको गर्त में ढकेला जा रहा था, तो उसको और क्या किया, ध्यान दिलाने का काम, अवगत कराने का काम, उस और प्रकाश डालने का काम पहले दादा भाई नौरोजी ही करते हैं। तो वह जगह दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले चुनाते कब है? वह 1992 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूँ, कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति होने में सहयोग करूँ। ये कहा था, कौन कहा था? लॉर्ड, ये कहा था, कर्जन कहा था, कर्जन के द्वारा कहा गया था। हालांकि डफरिन तो उस समय स्थापना हुआ था कांग्रेस का, तो डफरिन ही होता है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो डफरिन होता है जो उसको संदेहपूर्ण नज़र से कांग्रेस को देखना स्टार्ट कर देता है यहाँ से। तो वह कहा था कि मेरी यह इच्छा है, क्या है, सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मैं भारत में रहूं और शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त होते हुए देखूं। नेक्स्ट देखिए 32 के बाद 33 में आते हैं हम लोग। 33 में कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो आइए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानते हैं। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो मतलब कहिए कि काफ़ी कर्मठ और काफ़ी योग्य व्यक्ति होते हैं, है ना। 1886 ईस्वी में ये भी फॉर्गीन्स कॉलेज के प्राध्यापक के रूप में डेक्कन सोसाइटी में शामिल होते हैं। फिर श्रीदेव महादेव गोविंद रनाडे के प्रभाव में आते हैं, मतलब उनके शिष्य कहिए एक तरह से होते हैं महादेव गोविंद रनाडे का। क्या शिष्य में सिर्फ यही थे? और भी थे उनसे, जैसे आप बात किया जाए वासुदेव बलवंत फड़के, वो भी तो थे ना, वासुदेव बलवंत फड़के जो दक्कन में जाते हैं, वो कृषकों को एकत्रित करते हैं, उनका भी काफ़ी योगदान था, क्योंकि उनके जो रनाडे का जो व्याख्यान होता था उसमें शामिल होते थे। तो उनका शिष्य आ गया गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए हम चर्चा कर दिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या होते हैं? वह होते हैं महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य के रूप में जाना जाता है। ये वित्तीय मामलों में अद्वितीय इनको समझ थी और इस पर वो अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता रखते थे। मतलब काफ़ी पढ़े लिखे हुए, काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति थे। कह रहे हैं ना कि अद्वितीय समझ था इनको वित्तीय मामले में, और अधिकार कर बहस करने के उसमें मतलब अद्वितीय क्षमता था। गोल्ड स्टीन उनको कहा जाता था, इसलिए वो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। वो चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः हुआ सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। वही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तो ध्यान में रखना है। तो अब थोड़ा सा और भी जान लेते हैं कि ये तो हम लोगों ने जान लिया कि अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 ईस्वी में क्या होता है? बनारस में अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने फिर 1905 में कांग्रेस बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बंगाल विभाजन बहिष्कार आंदोलन का भी इन्होंने समर्थन किया था। तो ये प्रश्न पूछता है कि बंगाल अधिवेशन में, ये बंगाल जो बनारस वाला हुआ था अधिवेशन में, को बंगाल विभाजन का और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ही के द्वारा देखिए क्या होता है, 12 जून 1905 ईस्वी को सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया की भी स्थापना की जाती है। उसी वर्ष 1905 ईस्वी के साल में ही
जिसमें सम्मिलित होकर, मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने का, कि सम्मिलित होकर देश सेवा कर सके। इसकी स्थापना गोखले ने क्या किए थे, पुणे महाविद्यालय में वहाँ पे किए थे। इसका उद्देश्य था कि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जाए और इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश की सेवा करने के लिए वचन लेते थे और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए बोला जाता था कि 100 रुपया भी देती थी ये सोसाइटी। इस सोसाइटी की सदस्यता के लिए गोखले ने एक एक सदस्य को बड़ी कड़ी प्रतीक्षा सदस्य ली थी। एक कहानी भी है, नगर पालिका में एक होते हैं नियुक्त होते हैं, जब वो इसकी सदस्यता लेना चाहते हैं तो स्पष्ट वो मना करते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनको इसमें आना है तो वह अपना क्या करें, सोच को एकाग्र रखें और निश्चित रखें, अगर उनको या तो नगर पालिका में रहना है या फिर छोड़ देना है। नाम याद नहीं है लेकिन वो उस समय नगर पालिका में रहते हैं, कोई पद पे होते हैं, वो इस समय इन्हीं के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हैं। उस कंडीशन में जब इनके पास मामला आता है तो ये बोलते हैं कि तब तक वो छोड़ेंगे नहीं, तब तक उनको मतलब यहाँ पर आना उचित नहीं है। नेक्स्ट 34 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में नहीं थे। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ए व ह्यूम के द्वारा जब स्थापना किया जाता है तो उस समय जब स्थापना किया जा रहा तो भीमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यहाँ तक कि दादा भाई नौरोजी, इन सभी से अवगत थे, है ना, इस पर विचार। लेकिन जब समय स्थापना का जो अधिवेशन हो रहा था उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं होते हैं, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, सुब्रमण्यम होते हैं। नेक्स्ट 35 में देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष होते हैं वह भीमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी होते हैं। WC बनर्जी कौन होते हैं, ये क्या होते हैं, क्रिश्चियन बंगाली वकील होते हैं, काफ़ी जानकार पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति होते हैं। उसके बाद देखिए 36 में भारत के पहले लोक संघ लैंडलॉर्ड सोसाइटी की स्थापना की थी। अब लैंडलॉर्ड सोसाइटी, अब देखिए लैंडलॉर्ड सोसाइटी क्या है। लैंडलॉर्ड सोसाइटी मुख्यतः जो है वह जो बात करता है, यह सोसाइटी जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए लैंडलॉर्ड सोसाइटी स्थापना की गई थी। इस स्थापना जो इसके सदस्य थे, पहले तो राधाकांत देव, ये वही राधाकांत देव हैं जिन्होंने धर्म सभा की स्थापना 1829 ईस्वी में किया था। जो क्या कहते हैं, सती प्रथा का जब बंद हुआ था उस समय भी वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। ये किसका, राजा राम मोहन राय जो याद करिए ना, राजा राम मोहन राय जो जब क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो क्या कहता है सती प्रथा को लेकर वो जो उठाया जाता है मुद्दा, इसका विरोध वो करते हैं ना ब्रह्म समाज का। तो आप ध्यान में रखिएगा, यही वो राधाकांत राव हैं, उसका विरोध करते हैं। फिर आप देखेंगे कि विधवा पुनर्विवाह में भी इसका विरोध करेंगे वो। जब विधवा पुनर्विवाह में ईश्वर चंद्र ये होते हैं ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही होते हैं ना, है ना, जब वो उसके विरुद्ध में क्या करते हैं, जब वो जाते हैं तब उसके विरुद्ध में ये विधवा पुनर्विवाह को लेकर जब वो याचिका दायर करते हैं तो इसे 4 गुना हस्ताक्षर लाकर राधाकांत देव क्या करते हैं, इसका अपोज करते हैं। लेकिन हालांकि आपको ये बात मानना होगा क्योंकि उस समय कैनिंग होता है, कैनिंग द्वारा तो पारित कर दिया जाता है। अंतिम रूप उसको कौन दे देता है, लॉर्ड डलहौजी उस समय रहता है, अंतिम रूप देता है, कैनिंग उसको पास कर देता है। जो विधानसभा में दायर किया गया था किनके द्वारा, वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, तो उसमें भी करता है। फिर राधाकांत देव का नाम यहाँ भी आता है, जो हम लोग धर्म सभा के संस्थापक के रूप में हम लोगों ने देखा था, जो 1829-30 में होता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, तो लैंडलॉर्ड सोसाइटी, तो वही लैंडलॉर्ड सोसाइटी में वो क्या होते हैं, राधाकांत देव भी रहते हैं, और कौन कौन रहते हैं, द्वारकानाथ टैगोर भी रहते हैं, उसके बाद राजकोट से भवानी भी रहते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े इसमें ज़मींदार होते हैं। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में 1838 ईस्वी में होती है, तो ध्यान में रखिएगा। लैंडलॉर्ड सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की थी, तो जमींदारों के कल्याण के लिए, जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब, 1838 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, भवानी चरण सिंह, ये सभी अन्य बड़े बड़े जमींदार थे। दादा भाई नौरोजी 1866 में ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना क्या किए थे, हम एक चर्चा किए थे, शायद उसमें नहीं बोल पाए थे हम, कि जब दादा भाई नौरोजी 1855 ईस्वी में इंग्लैंड जाते हैं, फिर उन्होंने देखा कि किस तरह से वहाँ की समृद्धि को देखकर वो स्तब्ध हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ से वो सोचना स्टार्ट करते हैं कि हमारा देश इतना गरीब क्यों है, यह देश इतना अमीर क्यों है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, फिर वो बड़े समुदाय को एक अपने प्रभाव की ओर कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, तथा वो अवगत कराते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर साम्राज्यवाद के नाम पर उपनिवेशों का क्या कर रहा है, वहाँ से पैसों का, धनों का निष्कासन कर रहा है, उससे वो अवगत कराते हैं। उस समय हम लोगों ने देखा था कार्ल मार्क्स को भी इससे अवगत कराते हैं। फिर एक यूरोपीय साम्राज्यवाद रहता है बिलियंस कर उसको भी अवगत कराते हैं। फिर 1866 ईस्वी में वहाँ पर एक इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। उद्देश्य यही होता है कि इस एसोसिएशन की स्थापना करने का 1866 में, ताकि वो क्या कर सके, भीमेश चंद्र बनर्जी क्या कर सके, ब्रिटिशर्स के
समझ भारतीय के दृष्टिकोण को रखने के लिए इस तरह के वो एसोसिएशन की स्थापना करते हैं कि वो अपना दृष्टिकोण इसके माध्यम से रख सके। तो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा लंदन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में प्रश्न में आते हैं। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, अभी चर्चा किए थे कि यह महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वह पूना में ही किया जाएगा जो महाराष्ट्र होगा। और यहीं पर क्या किया जाएगा, 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की भी स्थापना की जाएगी। जब कौन होंगे, जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आएंगे तो इन्हीं के मित्र पांडुरंग उससे मिलेंगे, प्रभावित होंगे, फिर क्या होगा, प्रार्थना समाज की स्थापना होगी। महादेव गोविंद रनाडे पूना सार्वजनिक सभा की, महादेव गोविंद रनाडे की बात किया तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर भी हमें योगदान किया, बालिकों की शिक्षा पर भी इन्होंने अहम कार्य किया। फिर पूना सार्वजनिक सभा हो गया, तो इन सभी पर मामलों पे इनका काफ़ी क्या होता है, महादेव गोविंद रनाडे का योगदान होता है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर हम लोग को विचार करना है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अब क्या याद करिए, कलकत्ता में हुआ था? बिल्कुल नहीं, मुंबई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के स्थान में हुए थे। बिल्कुल सही बात है, 1896 में दादा भाई नौरोजी ही ने किए थे, कलकत्ता में हुआ था। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1816 अधिवेशन में समझौता संपन्न हुआ। बिल्कुल, साथ में अलग हुए थे सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए थे, तो 2 एवं 3 बिल्कुल सही है। 41 में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की थी? तो याद करिए 1875 ईस्वी में किसके द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन में मद्रास महाजन सभा के द्वारा, द डक्कन एसोसिएशन के द्वारा, उसके बाद द इंडियन एसोसिएशन के द्वारा, पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। तो मद्रास महाजन सभा इसकी हम लोगों ने देख लिया, जिसकी स्थापना 1804 ईस्वी वीर राघवाचारी के नेतृत्व में। फिर द इंडियन एसोसिएशन की भी हम लोगों ने देख लिया, किसके द्वारा होता है द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन ये क्या नाम है इनका, ये सुरेंद्र बनर्जी के नेतृत्व में होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने पूना सार्वजनिक सभा भी देख ली हम लोगों ने, जो अभी ऊपर प्रश्न आया था, है ना, पूना 1870 ईस्वी में जिसकी स्थापना की गई थी महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। तो प्रत्यक्ष रूप से हाउस ऑफ कॉमन में जो याचिका प्रस्तुत किया गया था वह द डक्कन एसोसिएशन के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 42 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो कौन बर्खास्त किए गए थे? सुरेंद्र बनर्जी। आइए कहानी को समझते हैं कि ब्रिटिश ये क्या होते हैं। सुरेंद्र बनर्जी जो होते हैं वह 1878 ईस्वी में अपने दोस्तों के साथ तैयारी करने जाते हैं। 1869 में भारतीय सिविल सेवा पास करते हैं, लेकिन आयु विवाद के कारण उनको क्या हो जाता है, ये जॉब नहीं मिल पाता। फिर 1871 ईस्वी में क्या हो जाता है, इनको अनुमति मिलता है, तो इनको क्या किया जाता है, सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति किया जाता है। फिर दुर्भाग्यवश देखिए कि 1874 ईस्वी में नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाकर इनको बर्खास्त कर दिया जाता है, और इसके विरुद्ध फिर वो इंग्लैंड जाते हैं, याचिका दायर करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं रहता। 1874-75 वहाँ रहते हैं। रहने के दरमियान में कुछ वहाँ पर ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनका किताबों का भी वो अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर भारत लौटे हैं 1875 ईस्वी में, फिर चर्च में इंग्लिश के प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। फिर वो भारतीय क्या करेंगे, फिर द इंडियन लीग से जुड़ेंगे, फिर इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना करेंगे। तो ये था भारतीय सिविल सर्विसेज की किसने बर्खास्त किया गया था, सुरेंद्र बनर्जी। अगर सबसे पहले कौन सी इंडियन सिविल सर्विसेज में किए थे तो 1863 में सुरेंद्र बनर्जी क्या थे, ये देवेंद्रनाथ टैगोर के, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगर सबसे पहली बात आती कि किसने पास किया था। 1843 में देखिए लैंड लॉ सोसाइटी, कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, लैंड लॉ सोसाइटी की अभी हम लोग चर्चा किए थे कि लैंड लॉ जो सोसाइटी था उसकी स्थापना कौन कौन किए थे। लैंड लॉ सोसाइटी जो था वह मुख्य रूप से जो था ही किसके लिए था, वह था जमींदारों के हितों के लिए, जिसमें राधाकांत देव, द्वारकानाथ टैगोर भी थे, है ना। तो ये सभी बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। तो उसमें से एक व्यक्ति का नाम द्वारकानाथ टैगोर है, तो द्वारकानाथ टैगोर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य होता है, स्थापना का जो उद्देश्य क्या होता है, कल्याण, किसके कल्याण की बात होती है, जमींदारों के हितों के कल्याण की बात होती है। चलिए आ जाइए, इसकी चर्चा ऊपर भी हुई है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। तो चलिए बंगाल ब्रिटिश का नहीं हुआ है, तो आइए चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी क्या था। इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में, बिल्कुल सही बात है, की गई थी। इसमें क्या किया गया था, आम जनों के हितों की रक्षा के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, मतलब इसका उद्देश्य था यही। और आपको पता होगा कि बंगाल ब्रिटिश लैंड और सोसाइटी के विपरीत वर्गों के कल्याण एवं ब्रिटिश के सामने के अधिकारों के समस्त मांग रखती थी, है ना। फिर ब्रिटिश बंगाल जो है ना, बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी वो क्या होगा, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी में 1851 ईस्वी में जाकर विलय हो जाएगा,
तो ध्यान में रखिएगा। तो बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में किया गया, कोलकाता में किया गया। फिर है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन का तो हम लोग चर्चा कर ही लिए थे, ऊपर जो हुआ था वो बॉम्बे एसोसिएशन, अच्छा मद्रास हाँ था, मद्रास महाजन सभा था। तो चलिए मद्रास नेटिव सभा के बारे में, चलिए नीचे पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा किसके द्वारा किया गया था, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि पूना सार्वजनिक सभा, एक पूना ऊपर क्या था 1870 ईस्वी में किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना, पूना सार्वजनिक सभा था। लेकिन 1870 तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा, ये हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा हो जाएगा, है ना। तो पूना सार्वजनिक सभा तो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा ही किया गया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापित हो जाता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। देखिए जो बंगाल होता है ना, बंगाल में जो स्थापित होता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसी के जो शाखा होता है ये होता है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, यानी जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन उसका शाखा होता है जो मद्रास में स्थापित होता है, जिसकी गुजलू लक्ष्मी इसका नेतृत्व करती है। वही 1852 ईस्वी में इसका नाम बदलकर मद्रास नेटिव एसोसिएशन कर देती है। तो ये था मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1952 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा 1800 महादेव गोविंद रनाडे, तो 76 नहीं देना चाहिए, 70 ही देना चाहिए। चलिए इंडियन एसोसिएशन 1876, ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा, सब तो सामने सामने सही ही है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाइए, तो इसका क्या हो जाएगा, एक का एक किसमें है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं 44 के बाद आते हैं 45 में आते हैं। 45 में कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब मद्रास महाजन सभा, अभी हम लोग चर्चा किए कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया था, जिसके कौन किन के द्वारा, वीर राघवाचारी के द्वारा मद्रास महाजन सभा का स्थापना किया गया था। उसके बाद नीचे में आ जाइए, मद्रास महाजन सभा के द्वारा। उसके बाद आ जाइए मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1885 ईस्वी में किया गया था। तो ध्यान में रखना, इंडियन एसोसिएशन 1886 में, कांग्रेस 1885 ईस्वी में, तो सभी का सही है। मद्रास महाजन सभा का स्थापना मद्रास में किया गया था, बम्बई एसोसिएशन का, इसका बम्बई में किया गया था, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में। इसकी चर्चा पहले भी हुई है ना, बम्बई वीर बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, बम्बई ब्रिटिश एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। तो कौन था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो आपको पता होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस क्या करते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं आनंद मोहन बोस से मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना क्या करते हैं, 1876 ईस्वी में करते हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से इनके बाद एक बड़ा आंदोलन होता है, अखिल भारतीय आंदोलन 1883 ईस्वी में होता है, फिर उसके बाद दूसरा 85 में होता है, उसके बाद फिर तो वो इंडियन एसोसिएशन के, इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं। 43 में देखिए, इंडियन एसोसिएशन के निम्न मुद्दों में सर्वप्रथम आंदोलन शुरू हुआ। करा इंडियन एसोसिएशन के किस मुद्दों पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू हुआ। हमने चर्चा किया था कि जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के द्वारा किया था, उसमें मुख्य रूप से जो सिविल सेवा होते हैं उसमें उम्र सीमा के विवाद होता है, उम्र सीमा को लेकर इसमें क्या कहता है, उसके विरुद्ध इसमें आंदोलन किया जाता है, उसमें सुधार की बात की जाती है, उसी को लेकर ये आंदोलन होता है। तो भारतीय सिविल सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने की बात को लेकर इसमें चर्चा होती है। वही आंदोलन शुरू किया गया था सर्वप्रथम, इसी को ध्यान में रखते हुए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शस्त्र अधिनियम तो बिल्कुल नहीं होगा। जमींदार द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों का सहयोग, ये भी नहीं होगा। अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती पर लगाए गए मजदूरी, ये भी नहीं होगा। चलिए 48 में आ जाते हैं। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। यही हम चर्चा कर रहे थे कि जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है, जिसको हम लोग इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहिए, जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया जाता है। तो अखिल भारतीय स्तर पर, सबसे बड़े स्तर पर 1883 ईस्वी में क्या हो जाता है, एक आंदोलन होता है। फिर 1884 में भी एक होता है, दूसरा आंदोलन होता है। तो 83 ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन का एसोसिएशन कब हुआ था, वह होता है 1869
1949 ईस्वी में, तो ध्यान में रखिएगा 1886 में क्या होता, इंडियन एसोसिएशन का विलय किस में हो जाता, वो कांग्रेस में हो जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए जो दूसरा 84 कह रहे थे, दूसरा सम्मेलन जो होता है ना 85 में होता है, पैरेलल में होता है, दिसंबर में इसका हो रहा होता है, किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और एक समय और इंडियन एसोसिएशन का भी हो रहा होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब रहस्यमयी, अब कह रहा है कि कांग्रेस के उद्गम, जब कांग्रेस का उदय हुआ था तो किन लोगों ने क्या क्या कहा था। चलिए आइए उन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। तो उसके प्रतिपादक कौन कौन थे। रहस्यमयी उद्गम के बारे में कौन कहे थे, पटाभी सीतारामैया। अब ये पटाभी सीतारामैया कौन थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पटाभी सीतारामैया होते हैं वो मतलब गांधी जी के काफ़ी आदर्श होते हैं। बहुत सारे आंदोलन में भी उन्होंने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया। यही पटाभी सीतारामैया हैं जो क्या होते हैं, ये त्रिपुरी वाला विवाद होता है ना, जिसमें इनको गांधी जी इनको बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कौन जीतते हैं, ये जीतते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन फिर वो गांधी जी का मान रखते हुए छोड़ देते हैं, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाएगा। तो ये पटाभी सीतारामैया हो जाएगा। रहस्यमयी उद्योग, जो कांग्रेस के उदय को, थियोसोफिस्ट की योजना कौन, एनी बेसेंट बताए थे कि ये थियोफिस्ट की योजना है कांग्रेस। फिर उसके बाद डफरिन का संयंत्रकारी दिमाग के उपाय, WC बनर्जी, पेमिस्टर बनर्जी कहे थे, प्रतिपादक थे कांग्रेस के उद्यम के संबंधी मत दिए थे कि डफरिन का संयंत्रकारी दिमाग की उपज। फिर उसके बाद सुरक्षा, सेफ्टी बॉल का सिद्धांत, वह लाला लाजपत राय दिए थे। तो आइए सेफ्टी बॉल का सिद्धांत के बारे में। सेफ्टी बॉल का सिद्धांत यही था, देखिए ये जो लाला लाजपत राय थे 1916 ईस्वी में इन्होंने ये बताया था, इस माध्यम से उन्होंने कहा था कि यंग इंडिया जो होता है उसके माध्यम से इसमें प्रस्तुत किया था कि नरमपंथी नेता लाला लाजपत राय द्वारा ये जो है मतलब उनके द्वारा क्या किया गया था, नरमपंथियों पर इस पर बोला गया था कि जो है ब्रिटिशर्स जो है क्या कर रहे हैं, मतलब अपने जो ऊपर आने वाले जो विध्वंसक हैं उसको रोकने के लिए एक सुरक्षा कपट के रूप में इसको उपयोग किया है, ताकि उसको इस चीज़ से अवगत हो जाए कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनने वाली है। यानी एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि तब उन्होंने एक तरह से इसको एक सेफ्टी बॉल तरह से बताया कि जो आने वाले जो क्या है विध्वंसक हैं, जिस तरह से 1857 की क्रांति में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कितने बड़े स्तर पर ब्रिटिशर्स के साथ साथ भारतीयों का नुकसान हुआ, तो एक तरह से वह सुरक्षा कपट के रूप में एक मंच को वो तैयार किया जो क्या कर सके, आने वाले आगामी जो प्रतिघात है उससे उसकी रक्षा हो सके। तो वही सेफ्टी बॉल, यानी एक तरह से सेफ्टी, यानी पहले ही उसको आगाम हो जाए, क्योंकि एक मंच दे दिया भारतीयों को ताकि उससे वो आवाज़ उठा सकते हैं। तो लाला लाजपत राय के द्वारा यह क्या कहें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी बल्ब के रूप में कहा गया। उसमें उन्होंने बताया कि यह क्या है, डफरिन के दिमाग का उपज है। उन्होंने संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतवासियों के राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा और उस आसन खतरों को बचाना बताया कि जो आने वाला खतरा उससे उसको बचाने के लिए इसको बनाया गया। उनका कहना था कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित किया गया है, यह संस्था जो भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो यही सेफ्टी वॉल का सिद्धांत था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नरमपंथी का क्या क्या योगदान था, किन किन नेताओं ने किन की समय में क्या क्या हुआ, किस तरह से एक आंदोलन को आगे रूप ले जाने में किन लोगों का क्या योगदान था। तो बाकी आगे का प्रश्न हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें।